नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजारों में आपने काफी उठापटक देखी है, रेगुलर बेसिस पे उठापटक हो रही है। हाँ, लेकिन सुबह हम एक अच्छा गैप अप लेके खुले थे। करीब 70-80 पॉइंट का गैप अप। दिन के दौरान में जो तेजी है वो करीब 150 पॉइंट तक बढ़ करके गई। करीब करीब जो है आपने 24,900 के स्तर लगभग देखने की कोशिश करी, क्योंकि आज का जो हाई है वो 24,885 का हाई है। लेकिन उसके बाद चूंकि शाम के समय अगर आप ध्यान दीजिए तो तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है मार्केट एकाएक करके टूटा है। करीब करीब 2:41 के आसपास से मार्केट टूटा है। उस पीरियड में क्या हुआ, वहां पर हम हाईज पे थे और शाम को एकाएक खबर आई अमेरिका से, थोड़ी सी बुरी खबर रही कि अब जो भी भारतीय लोग हैं, कोई भारतीय स्टूडेंट हो या किसी भी तरीके से आपको अगर अमेरिका का वीजा चाहिए, यहाँ पर नौकरी वाले वीजा की बात नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का वीजा चाहिए, चाहे वो H1N1 टाइप का वीजा हो या फिर आपको टूरिज्म के लिए जाना हो या मेडिकल के लिए भी जाना हो, कोई भी प्रकार का आपका अगर वीजा रिक्वायरमेंट है तो पहले नियम ये कहता था कि आप किसी भी देश में आए। मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप इस समय जो है बुल्गारिया में हैं या फिर आप जो है वियतनाम में हैं, तो आप वियतनाम में वहां पर यूएस एम्बेसी में जा करके आप जो है अपना फॉर्म जमा कर सकते थे एज ए इंडियन रेजिडेंस। होता यह है कि जो यूरोप है वहां पर जब जाइए, चूंकि वहां भीड़ नहीं रहती है तो वहां जो जल्दी नंबर आ जाता है। आप अंतर इस तरह समझ सकते हैं कि भारत में रह करके अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं अमेरिका के, तो करीब करीब आपको 6 महीना से 8 महीना, इवन साल 1.5 साल का भी वेटिंग पीरियड और उसके बाद रिजेक्शन का ज्यादातर सामना करना पड़ता है। वहीं पर अगर आप वियतनाम से या स्विट्जरलैंड से या लंदन से या जर्मनी से आप अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर आप यूं कहिए जो आपके जो बहुत अच्छे देश हैं या मतलब जो ज्यादा समृद्ध राष्ट्र हैं, जापान में जाकर के या फिर आप जो है लंदन में जाके करिए, यूरोप के कई सारे देशों में से तो हफ्ते से 4 हफ्ते के अंदर भी भारतीयों को वीजा मिल जाता है और कुछ एक जगह से तो 4-6 दिन में सुनवाई पूरी हो जाती है और बहुत जल्दी आपको वीजा मिल जाता है। तो लोग वहां से अप्लाई किया करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर सकते, उनको अपने होम कंट्री से ही करना है और ये नियम सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर लगाया गया है। तो भारत के ऊपर एक यूं कहिए कि एक बड़ा दबाव डालने की कोशिश है कि आप चाहे जॉब हो या इवन मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी वो किया गया है। और वो खबर आते ही मार्केट एकाएक करके टूटी, क्योंकि उससे ये समझ में आता है कि अमेरिका जहां एक तरफ भारत के साथ थोड़े बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी आपको 2 दिन पहले ही ट्रंप को भारतीय प्रेम उमड़ने लगा था, भारतीय मीडिया भरी हुई है उससे एक ट्वीट के बाद कि जो है ट्रंप को बहुत प्रेम आ गया था भारत का, लेकिन उसके बाद एकाएक ये परिवर्तन भी दिख रहा है। और यही एक परिवर्तन नहीं दिखा है इस वीकेंड में, चूंकि सैटरडे और संडे, चूंकि संडे को रात में जो बीती रात है वहां पर रूस ने भयंकर, अब तक की जो ये लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रेशर डाला है कीव के ऊपर, जो यूक्रेन की राजधानी है उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं वो कल शाम को किए गए हैं। यहां पर ये बात याद रखें कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने बेसिकली मॉस्को जाने से इनकार कर दिया था और उन्होंने जो शांति वार्ता की बात करी थी रूस ने उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने बोला कि हम रूस के टर्म एंड कंडीशन को नहीं फॉलो करेंगे। उसके बाद रूस ने जवाबी हमला किया, भयंकर रूप से कीव के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद जो मीडिया में, चूंकि आज जब भारतीय समय अनुसार बाजार खुल रहे थे तो मीडिया में उस समय अमेरिका में जो बातें हुई, अमेरिका में ये कहा गया, और किसने कहा, वहां के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं यानी ट्रंप के जो वित्त मंत्री आप जिनको कह सकते हैं, बेंसेट, उन्होंने कहा और मीडिया में कि जो भी रूस से तेल खरीद रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। उन्होंने एक लेटर भेजा, यूरोप को भेजा, यूरोपियन देशों को भेजा है, यूरोपियन यूनियन को भेजा है कि आप रूस से तेल खरीदने वाले देशों के ऊपर हैवी टैक्सेशन करिए। उसका जवाब अभी तक यूरोप ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सीधी सी बात है कि जहां पर वो ये देश के रूप में आप किसको बताना चाहते हैं, तो भारत को और चाइना को ही बताना चाहते हैं। सीधा रूस के ऊपर अब कोई सैंक्शन करने की बात ही नहीं रह गई है। इन 2 बड़े जाइंट्स के बीच में जो पिस रहा है, जो पिसता हुआ लग रहा है, अब वो भारत बन रहा है। भारत की स्थिति यहाँ पर काफी दुविधा भरी होती दिखाई पड़ रही है। अब इसके नाते ही आप दिन के दौरान जो भारतीय बाजारों की एक उम्मीद थी कि ट्रंप के साथ दोस्ती की जो बात चल रही है उसके नाते हम ज्यादा गैप अप लेंगे या ज्यादा मूवमेंट दिखाएंगे ऊपर का, वो संभव ना हो सका और हम कहीं ना कहीं करीब 900 से ही गिर गए, जबकि हमें उम्मीद ये थी कि 25,100 तक हम जा सकेंगे। लेकिन चूंकि सुबह जब बाजारों ने खुला भारतीय बाजार जब खुले तो ऑलरेडी ये खबर बेंसेंट वाली आ चुकी थी, उन्होंने ऑलरेडी वो कह चुके थे और उसके नाते ये इंपैक्ट रहा दिन के दौरान और शाम होते होते
तकरीबन 3 बजे के आसपास उन्होंने वो एक जो बड़ा फैसला आया वीजा को लेकर के, वो आपने बाजारों में एक उसके नाते गिरावट देखी है। तो जहां एक तरफ अमेरिकन प्रधान राष्ट्रपति और बाकी कुछ विपक्ष के नेता भारत के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन यानी एक तरफ से वो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे हाथ से वो भारत को ही दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार भारत के ऊपर दबाव डालने की बात चल रही है कि किसी भी तरीके से आप जो है टूटिए। अब देखना ये होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगी, और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी ही नहीं, हमारी आर्थिक जो फैसले हैं वो भी काफी प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो नेपाल है, वहां पर एकाएक बहुत तेज संकट पैदा हो चुका है। आपको मालूम ही होगा, पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया को ब्लॉक किया था, सिवाय एक वाइबर के, जो कि चाइनीज ऐप है, और वो चल रहा है। वहाँ के जो नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो संसद में जो 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 प्रधानमंत्री हैं, वो सभी लोग पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है चाइना जा चुके हैं। चाइना के साथ उनकी अभी लगातार बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया में आपको ये बातें मिल जाएंगी। भारत के साथ नहीं हो रही हैं, जबकि भारत उनका बहुत संबंध अच्छा रहा है। तो शायद यहाँ पर भी वो चाइना की तरफ जाते दिख रहे हैं, जो कि कूटनीतिक रूप से भारत की थोड़ी सी हार के रूप में देख सकते हैं। लेकिन हमारे बिल्कुल पड़ोस में इस तरह मामला थोड़ा गर्म दिख रहा है, बहुत सारा वहाँ पे जनता जो है बहुत सारा आंदोलन कर रही है, और उसको लेकर के वहां पे थोड़ी स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब यहां पर भी एक चीज है कि चाइना फैक्टर आ रहा है, तो भारत के ऊपर चाइना फैक्टर और अमेरिका फैक्टर लगातार काम कर रहे हैं, और ऐसे में मार्केट जो है इन दोनों के बीच में ही पिसती हुई दिख रही है, और मार्केट बहुत हद तक साइडवेज दिखती है। वोलाटिलिटी बहुत है, बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी है। आप एकाएक 300 पॉइंट 400 पॉइंट बढ़ जाते हैं 2 दिन के अंदर, और उसके बाद किसी भी मिनट में, क्षण में आप जो है 500 पॉइंट तक गिर जाते हैं, 2 दिन में गिर जाते हैं। एक दिन में आपने 150 पॉइंट आज सुबह गिराया, शाम को जब बाजार गिरी तो 150 पॉइंट विद इन मिनट्स में मार्केट आपकी नीचे जाती हुई दिखाई पड़ी। तो अल्टीमेटली स्थिति जो है वो थोड़ी डामाडोल सी लगती है मार्केट को लेकर के। लेकिन लेवल्स की अगर आप चर्चा करें, और डामाडोल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट एकदम से गिरती जा रही है, नहीं, साइडवेज जाती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ धीरे धीरे करके डेटा पॉइंट्स, कुछ कुछ जो है नंबर्स, वो बेहतर होते जा रहे हैं। कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे मिल रहे हैं जिससे मार्केट यहां से, अगर आप समय दीजिए, साल 2 साल का समय दीजिए, तो ये सब कुछ चलता नहीं रहेगा। इसमें चीजें कम होती जाएंगी, लड़ाइयां कम होती जाएंगी, और उसके बाद मार्केट के लिए वो सब बेहतर समय होगा। तो शायद वो बुरा समय है, ब्लड बात हो चुका है, या कंसोलिडेट। अब एक सोचिए, एक जनरल व्यू क्या है इस समय बाजारों को लेकर के, कि मार्केट नहीं भागेगा, मार्केट नहीं भागेगा। तो एज ए बायर 90% लोग नहीं पैसा डालना चाहते। जो लोग डाले हुए हैं वो डरे हुए हैं, हाईज पे स्टॉक नहीं खरीदना चाहते। मैं लगातार आपके सामने बात रखता रहा कि जीएसटी कट में सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो ऑटो सेक्टर को होगा। ऑटो सेक्टर ने सबसे पहले जीएसटी कट को पास कर दिया। इवन जीएसटी के रेट 22 सितंबर से घटेंगे। ज्यादातर कंपनियां ने ऑटो के दाम, यानी अपनी गाड़ियों के दाम घटाए हैं। आज के अगर आप इंडेक्स की बात करिए, तो जहां सारे इंडेक्स जो है ग्रीन में बंद होने में जरूर सफल हुए हैं, सारे के सारे इंडेक्स आपके ग्रीन में सब बंद हुए हैं। लेकिन अगर आप इंडिसेस की बात करिए, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये सब लोग थोड़ा थोड़ा सा करके ग्रीन में बंद हो गए। लेकिन अगर आप सेक्टर में जाइए, तो जीएसटी कट का बड़ा बेनिफिट दुनिया बता रहा था, एफएमसीजी को कहां गया, वो धीरे धीरे करके वापस से आज वो मंदी में क्लोज किए हैं। एफएमसीजी के साथ प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि अब ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत बड़ी चुनौती अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ करनी पड़ रही है, क्योंकि अब पहले के जमाने में जब आप बिस्किट खरीदने जाते थे, तो आपके पास ऑप्शन वही था कि पार्ले जी ले लो, ब्रिटानिया ले लो, या फिर किसी बड़ी कंपनी के ही बिस्किट्स आपको मिल रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई गुजरात में बैठा छोटी कंपनी वाला और कोई यूपी में बैठा छोटी कंपनी वाला भी ऑनलाइन आकर के अपना मार्केट बना रहा है। तो एफएमसीजी की एक प्रॉब्लम ये भी है। मैगी खरीदने जाना था तो पहले एक ही मैगी मिलती थी, और वही नेस्ले वाली। आज मार्केट में निकल जाइए, 50 मैगी मिलेंगे। वो मैगी के नाम पे सब नूडल बिक रहा है, बट बिक तो रहा है, तो उससे कम से कम नेस्ले का भी सेल डाउन हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो लिस्टेड प्लेयर हैं, जो अनलिस्टेड प्लेयर हैं, उनके बीच में चूंकि ई मार्केट जो बना हुआ है, जो ई कॉमर्स का क्षेत्र आया है, उसके नाते जो फाइट है वो कई गुना अधिक बढ़ी है। और ऐसे में जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, भले ही, क्योंकि वो छोटे छोटे ज्योग्राफी के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं। और इसलिए ज्योग्राफिकल पावर जो है इस समय वो डिफरेंस अप्रोच के साथ दिखाई पड़ रही है एफएमसीजी को लेके, और इसीलिए एफएमसीजी में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हो पा रही है। वहीं पर ऑटो को देखिए, 3.5% के तकरीबन आज भी बढ़ा है, 3%, 3.30% इंडेक्स बढ़ा है। याद करिए, स्टॉक्स अगर आप देखिए तो टीवीएस हाइज पे चल रहा है, लगातार हाइज लगा रहा है, एमएनएम हाइज पे है, इवन अशोक लीलैंड हाइज पे है, आप आइसर मोटर की बात करिए वो अपने हाइज पे हैं। तो जो स्टॉक्स ब्रेकआउट्स क्रिएट कर रहे हैं
वो अपने हाईज पे जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि अगर आप डरे हुए हैं और आप उन जगहों पे पैसा नहीं डाल रहे हैं, आप बहुत घटी हुई, गिरी हुई, मरी हुई कंपनियों की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति बुरी रहेगी। ये वो समय नहीं है जब आप जाके आईटी स्टॉक्स में फोकस करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत करेक्टेड हैं। वो और भी लंबे समय के लिए साइडवेज हो सकते हैं, और भी लंबे समय के लिए पैसा नहीं बनेगा। जो लोग कहते हैं कि वो मेरे वीडियोस बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, याद करिए, मैं बहुत जनरली सोना बीएमडब्ल्यू की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप 2 साल का समय उठा लीजिए, कुछ पैसा बना के उस पर्टिकुलर स्टॉक ने नहीं दिया। मैं तुलनात्मक रूप से पैसे की बात करता हूं। अगर मार्केट में 50 ऐसी कंपनियां हैं जो एक समय में, मान लीजिए हम 1.5 साल का समय लें, और उस 50 कंपनियां मार्केट में है और उनमें से 10 कंपनियां डबल हो सकती हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो 10 कंपनियां में से कम 4 कंपनी मेरे पास होनी चाहिए। बाकी जो कंपनियां हैं, 40 कंपनियां, वो अगर 10-15% ही बढ़ रही हैं तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमेशा आप बाजार में सापेक्षिक रूप से कमाते हैं। अगर आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा अमीर है तो आप ज्यादा दुखी हो सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा गरीब है तो आप खुश फील करेंगे, क्योंकि आपका पड़ोसी जो है मुकेश अंबानी नहीं होने वाला है। आप अपने समाज के हिसाब से ही सोचते हैं, यानी आप सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक सुख का ही एहसास कर सकते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप हमेशा अपने कॉलीग से ही अपनी तुलना करते हैं। एक स्टूडेंट अपनी तुलना हमेशा अपने साथ बैठे हुए सहपाठी से ही करता है। ये कारण है। सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक तुलना के में अगर बेहतरी दिखती है तो सापेक्षिक रूप से खुश होना ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, और इसीलिए आप इसी तरह की साइकोलॉजी में रहेंगे। तो याद रखिए कि आप अगर कोई भी बाजार में काम करते हैं तो सापेक्षिक रूप से देखिए कि आप जिन स्टॉक्स को ले रहे हैं वो ठीक है, वो बढ़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बट क्या और मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हैं जो उससे 4 गुना स्पीड से बढ़ रहे हैं? और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको दुखी होने का अधिकार बिल्कुल है, और होना भी चाहिए कि उनमें से कम 2-4 तो आपके पास होने चाहिए। तो खैर, तो वहां पर जहां पर बेनिफिट ज्यादा हैं वहां पर चीजें बेहतर दिखती हैं। बाकी जगहों पे उतनी कोई खासा तेजी नहीं है, और चौपीनेस का आलम तो बहुत ही ज्यादा है। अब बैंक में सुबह ठीक ठाक थे, उसके बाद एकाएक करके गिर पड़े। प्राइवेट बैंक तो मंदी में क्लोज करे, फाइनेंस भी मंदी में रहा है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखती है। अब रिवर्सल की अगर हम बात करें तो एक अदानी पावर जैसी कंपनियां यहां से लग रहा है कि एक छोटा रिवर्सल करती हुई दिखाई पड़ रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ पावर प्रोजेक्ट्स में नाम आपको देखने को मिले, कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अदानी पावर नीचे से रिवर्सल की स्थिति में जाता हुआ लग रहा है। तो खैर, ये सब चीजें हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे वॉच करते रहेंगे, चार्टिकली देखते रहेंगे, तो आप सही अप्रोच क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग ये नहीं है कि आप किसी शेयर को लेंगे और वही बढ़ेगा। आपको हमेशा ध्यान देना है कि और किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। क्या अगर बाकी स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं और आपका स्टॉक चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी स्टॉक मंदी में है और आपका स्टॉक 2% भी बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी स्टॉक 20-20% बढ़ रहे हैं और मेरा स्टॉक 4% भी नहीं बढ़ रहा है तो फिर बुरी बात है। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। तो ये नहीं सोचना है कि एचडीएफसी अपना लाइफ हाई लगा रहा है, मैं एचडीएफसी लेके खुश हूं। उसी पीरियड में हो सकता है फोर्स मोटर 4 गुना हो जाए, तो कम से कम फोर्स मोटर सही ना सही तो गॉस्फेयर फ्लिप सही, कोई ऐसा तो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे फिलहाल अगर आज की बात करिए तो फोर्स मोटर घटा हुआ है क्योंकि काफी स्ट्रेच था। याद करिए मेरे वीडियो जो लोग रेगुलर देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैं आपका वीडियो रेगुलर देखता हूँ, बहुत ध्यान से देखता हूँ, और फिर उसके बाद वो कुछ दूसरे अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 22,000 की रेंज में जब पहुंचा फोर्स मोटर, तो मैं क्यों कह रहा था कि उस जगह पे अब वो एक स्ट्रेच लेवल है, वहां पर एक बार को थोड़ा सा निकलने का जगह है। वहीं पर आइसर मोटर, टीवीएस मोटर, एमएनएम जो है बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि गलत समय पर शेयर खरीदना गलत नहीं होता है, गलत समय पर शेयर को होल्ड करना गलत होता है, या फिर सही समय पे स्टॉक से नहीं निकलना गलत होता है। और चार्ट आपकी यही सब मदद करता है कि आप सही समय पे एंट्री करेंगे, सही समय पे स्टॉक से एग्जिट करेंगे। आपका जो नेचर होगा, हर आदमी मार्केट को हर समय नहीं देख रहा है। एक आदमी जो है दिन भर बाजार देख रहा है, एक आदमी हफ्ते में 2 दिन बाजार देख रहा है। दोनों के इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड करने के, भले ही वो इक्विटी में करते हो, भले ही एक ही शेयर में करते हो, उनके अप्रोच अलग हो जाएंगे। तो ये सारी बेसिक जो चीजें हैं ये आपको कब समझ में आएंगी? जब आप प्रॉपरली चार्ट को अध्ययन करेंगे, चार्ट को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से सोचेंगे। और ये सब आप, जाहिर सी बात है, एक दिन में डेवलप नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके ये डेवलप होगा जब आप उसके साथ लगे रहेंगे। और यही मैं अपनी क्लासेज में करता हूं, जो कि आज से मेरी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की, तो जरूर मैसेज कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए, पहली क्लास देखिए।
डेमो लीजिए। जो लोग आज के बाद मुझे मैसेज करेंगे तो उनको पहली क्लास ही डेमो के रूप में जाएगी, जो कि आज हम शाम को करेंगे अल्टीमेटली, और उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें क्लास करनी है नहीं करनी है। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ हम लोग चार्ट के आधार पे करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, SIP, BTST, इंट्राडे, हर एक पहलू उसमें मैं सामने रखूंगा सिवाय FNO के। खैर, अब अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। नंबर आपको मालूम ही है, आपके नीचे जा रहा होगा, 8750 अगर हम लोग यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो तकरीबन 1284 स्टॉक्स में मंदी देखी, 1750 स्टॉक में आपने तेजी देखी है। वहीं पर जो आपके 52वीं के हाइज वाले स्टॉक हैं 114 स्टॉक्स हैं और 50 स्टॉक ने मंदी देखी है। GST का अगर हम बात करें, GST का अभी मैंने जैसे ऑटो के बाद बताई, GST का एक बड़ा बेनिफिशियल इस समय साफ निकल के आ रहा है कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां होंगी। कौन सी फाइनेंस? क्योंकि एक होता है बैंक, बैंक को फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कंपनियां जैसे L&T फिनांस टाइप की कंपनियां, ऐसी कंपनियां, या कोई हाउसिंग फिनांस टाइप की कंपनियां, या जो केवल ऑटो यानी मोटर्स में काम करती हैं, जो फाइनेंसिंग करती हैं, उस टाइप की कंपनियां, इनको बेनिफिट होता दिख रहा है। अब जैसे मैंने L&T फिनांस का नाम लिया, इन सबको कंपनियों को बेनिफिट इसलिए हो रहा है, जितनी भी फाइनेंसिंग कंपनियां हैं, आप गाड़ी खरीदने जाओगे, ठीक है 70,000 रुपए गाड़ी का दाम कम हो गया, लेकिन क्या आपके पास 16 लाख रुपए आ गए, 12 लाख आ गए? नहीं आ गए ना। तो अभी भी आपको फाइनेंस की जरूरत है, बट ये कि आपको कम देना है। तो अब आप जाओगे और एक फाइनेंस कंपनी से ही तो फाइनेंस करवाओगे, तो उनका जो सेल्स है बढ़ेगा। तो सिर्फ ऑटो का सेल्स नहीं बढ़ रहा है, उनका भी बढ़ रहा है। साथ में मान लीजिए आप कुछ और प्रोडक्ट खरीदें, ऑटो हटा दीजिए, कोई और प्रोडक्ट खरीदिए, उसके लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए, और उसके लिए भी यही फाइनेंस कंपनियां फाइनेंस करेंगी। तो जब मार्केट में सेल आती है, यानी कि जब कोई डिमांड सर्ज होता है, 48,000 करोड़ ही सही, लेकिन मार्केट में ये सर्ज आने की उम्मीद है। जब भी मार्केट में डिमांड सर्ज आएगा तो लोन देने वाली कंपनियां, और वो जो आम लोन देती हैं आम लोगों को, पर्सनल लोन, होम लोन, हाउस लोन, इस टाइप के जो मिसलिनियस टाइप के लोन्स देने वाली कंपनियां हैं, बैंक नहीं, क्योंकि बैंक इस कंडीशन में पिछड़ते दिखते हैं, क्योंकि वो अप्रोच उनकी डिफरेंट होती है, इनका अप्रोच डिफरेंट होता है। इन कंपनियों में ज्यादा तेजी आने लगती है। अब मुद्दा ये है कि इनमें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर वही है कि सबके चार्ट को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, और फिर तुलनात्मक रूप से जो बेस्ट है वो आपको चुनना पड़ेगा। सीधी सी बात है, यही तो चार्ट आपकी मदद करता है, यही तो आपका अप्रोच जो है वो बेहतर से बेहतर की तरफ बनना शुरू होता है। तो ये जानना समझना बेहद जरूरी है। मार्केट में दो व्यक्तियों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो उनका एजुकेशन है। मार्केट में दो व्यक्तियों के बीच में जो सीधा कोरिलेशन है वो यही है कि आप कितना एज के ऊपर हैं, कितना ज्यादा जानते हैं और कितना ज्यादा हिम्मत दिखाते हैं और पैसे बनाते हैं। अदरवाइज तो बाजार में तो 4 करोड़ लोग डीमैट खोल के बैठे ही हैं, और उसमें से 93% लोग FD को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो स्थिति तो बनी ही रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहेगा। खैर, तो अब जिस तरह से अमेरिका का प्रेशर है, अगर हम लोग निफ्टी के लेवल की चर्चा करें तो निफ्टी हमारा बंद हुआ है 24,773 पे। 24,773 वही रेंज है, ऊपर की साइड में आपको 8.5 से 900, यानी आप 25,000 पकड़ लीजिए। 25,000 में रेजिस्टेंस लगातार आ रही है, आज भी आई है, आज 900 से आई है, हो सकता है कल 25,000 के आसपास से आए। तो रेजिस्टेंस 25,000 की रेंज में है। नीचे का जो सपोर्ट है वो 500 पर है, 450, 500, 24,450, 24,500 अगर आपको मिलता है आप बाई करिए। ऊपर के साइड में 25,000 मिलता है, सेल करिए। एक दिन 2 दिन में ये लेवल्स रोज आ रहे हैं, इसलिए ये लेवल अमूमन आपको देखने को मिल रहे हैं। इन बिटवीन अब यहीं पे खड़ी है, जैसे 750 पे चल रही है, आप क्या करें, यहाँ कुछ नहीं करिए, ऊपर जाने दीजिए। ऊपर पहुंच गई शॉर्ट करिए, नीचे आ गई बाई करिए, क्योंकि हर समय आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लेवल्स के आस पड़ोस में पहुंचने पे आप कुछ कर सकते हैं। तो उस तरह की ही मार्केट है और उसी तरह से आपको यहाँ पे बिहेव भी करना चाहिए। कल के लिए भी मेरे हिसाब से यही लेवल्स काम करेंगे और इसी बीच में मार्केट कल के दिन भी समय गुजारती हुई नजर आएगी। स्टॉक स्पेसिफिक मूव आएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें आ रही हैं और उसके हिसाब से चीजें होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब जैसे एथर की बात करिए, ऑटो में बहुत सारी मैंने ऑटो की बात कर ली। एथर एनर्जी आज लगातार हाइज लगा रहा है, चूंकि वो ईवी वाला फायदा उसको भी मिल रहा है। तो आपको फोकस करना है कि बेहतर कहां है और कौन से बेहतर स्टॉक्स हैं जहां पे आप उनको पिक कर सकें, और इसके लिए आपको चार्ट का यूज करना ही पड़ेगा, इसका कोई और हल है नहीं। मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर आप चार्टिंग समझना सीखना चाहते हैं मेरे से तो जरूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो बेफिक्र होकर मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप करके पूछिए, कैसे भी आप मुझे तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं और मैं हर व्यक्ति के हर एक प्रश्न का पूरी कोशिश करता हूं कि उत्तर दे पाऊं। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।